वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इतिहास अर्थात हिस्ट्री के बारे में। और बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लेक्चर हेल्पफुल होगा। विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, अर्थात उत्तर लिखने की भी शैली कला आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अधिक मात्रा में जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं चैप्टर्स की कई सारे चैप्टर्स की वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में एक प्रकार से आपकी तमाम सारी वीडियोस हो चुकी हैं। तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा एक आपका प्राचीन इतिहास का भी पेपर होता है। तो प्राचीन इतिहास और ये इतिहास ये अलग अलग आपको पढ़ना होता है। तो आपने अगर मध्यकाल इतिहास अर्थात केवल इतिहास आपने लिया है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया है खास करके तो आपको प्राचीन इतिहास में उसका भी मैंने सिलेबस डाल दिया है। मॉडल पेपर भी जल्दी उसका दे दूंगा और उसके एक प्रकार से चैप्टर्स के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि आखिरकार आपको इतिहास में पढ़ना क्या होता है। तो आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1950, यानी जब आपका स्वतंत्रता मिल जाती है खास करके भारत को, और उसके बाद में भारतीय संविधान भी लागू हो जाता है और भारत एक प्रकार से मुख्य रूप से गणतंत्र के रूप में उभरता है और एक प्रजातांत्रिक रूप के तौर पर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उभर करके सामने आता है भारत देश के रूप में। तो उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर के 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 तक का जो एक प्रकार से खास करके इतिहास रहा है, इसको आधुनिक युग का इतिहास भी कहा जाता है। 1757 ईस्वी वह कालखंड है जब एक प्रकार से एक युद्ध लड़ा जाता है और उसी युद्ध के दौरान आपको पता हो जाता है, मतलब अंग्रेज़ों को, कि आखिरकार जो है भारतीय जो है एकजुट नहीं है और उसका फ़ायदा ज़रूर अंग्रेज़ों ने उठाया। और इसके अलावा जो कुछ बची कुची जो शंका होती है अंग्रेज़ों की, वो बक्सर युद्ध जब होता है प्लासी युद्ध के बाद में, उसमें सारी शंकाएँ दूर हो जाती है। 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध कहीं न कहीं पे एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है अंग्रेज़ों के यहाँ बसने का, रहने का। ठीक है? तो समझने का प्रयास करते हैं। कैसे-कैसे प्रश्न आएँगे आइए देखते हैं। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। आधुनिक भारत का इतिहास हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है, 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास को मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे। ओके, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में खंड आ से 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना होता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक प्रकार से मैं तीनों टाइप के प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और तीनों टाइप के प्रश्नों में से अति लघु उत्तरीय के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से लघु उत्तरीय के और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय के, सभी को दिखाने का प्रयास रहेगा। पहला प्रश्न आपका है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं, आखिरकार वो पहले कौन सी आई, उसके बाद में कौन सी आई, फिर कौन सी आई। तो पहले आपको बता दूं, पहले पुर्तगाली लोग आए थे। कौन लोग आए थे? पहले पुर्तगाली लोग आए थे, उसके बाद में डच आए, फिर कौन आए? अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको कुल मिलाकर के जो ये कंपनियां थीं, इन कंपनियों का जो यूरोपीय कंपनियां खास करके भारत में आ रही थीं, ये व्यापारिक उद्देश्य से शुरुआत में तो आई थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर उन लोगों ने देखा कि भारत की एक प्रकार से भारत एक खुला मार्केट था, ओपन एक प्रकार से मार्केट के तौर पर काम हो रहा था यहाँ पर। और उनको लगा कि भाई यहाँ पर अपनी धाक जमा सकते हैं। तो पहले क्या किया अंग्रेज़ों का सबसे पहला काम ये रहा है कि उन्होंने यहाँ से डच, पुर्तगाली, डेनिश या फ्रांसीसी जो थे, इन लोगों से कहीं ना कहीं पे पहले छुटकारा पाना चाहा। उसके बाद में फिर भारतीयों से एक प्रकार से, पहले भारतीयों से नहीं लड़ा, पहले उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने चैप्टर्स में बताया भी है आपको। ठीक है, तो एक प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर जब बस बस गए, उसके बाद में क्या किया, इनकी लालसा बढ़ती जाती है। यहाँ की जो चकाचौंध होती है, यहाँ का जो एक प्रकार से मसाला हो गया या फिर अन्य जो वस्त्र होते हैं, और यहाँ की एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उनको पता लगा कि भाई भारत में जो कुछ भी अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साम दाम दंड भेद
सब अपना करके और यहीं पर एक प्रकार से अपनी कोठियाँ स्थापित करने लगे। धीरे धीरे कर करके क्या करने लगे, व्यवसाय के साथ साथ अब वो राजनीतिक चीज़ों में भी भाग लेने लगते हैं। अब राजनीतिक उद्देश्य उनका हो जाता है और इस प्रकार से आप देखते हैं धीरे धीरे करके वो अपनी शक्तियों को यहाँ पर बढ़ाते रहते हैं। और अंग्रेज़ों की नीतियाँ और कार्यकुशलता जो थी कहीं न कहीं पे अन्य यूरोपीय कंपनियों से थोड़ा-सा अलग थी। और यही कारण है कि वो लोग जो है यहाँ पर अधिक समय तक टिक पाए और उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्यवादी एक प्रकार से नीति अपनाते हुए भारत को एक प्रकार से अपने औपनिवेशिक चंगुल में जकड़ा। ये एक प्रकार से आप लोगों को पता होगा। तो ये एक प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, आप सभी को पता होगा। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश और फ्रांसीसी आए। तो ये क्रम है इतिहास में ख़ास करके यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, आप सभी को पता होगा। आपने देखा होगा कि जो है एक वो था वास्को डी गामा, वो भी आया था। यहाँ से मिर्च लेकर के जब वो गया था तो 60 गुना अधिक लाभ कमाया था वास्को डी गामा ने, ठीक है। और फिर लोगों को पता चला कि भारत जो है एक प्रकार से बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से एक प्रकार से व्यापार करने के लिए लोग आया करते थे वहाँ, मतलब कि यहाँ पर भारत में ख़ास करके। भारत में ही नहीं बल्कि पूर्वी देश जो थे वहाँ पर जो पश्चिम देश के लोग थे वो लोग व्यापार के उद्देश्य से जो है आया करते थे। ये सारी चीज़ें थी, मैंने चैप्टर्स में आपको पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए और कब कब लड़े गए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है। बताएं कितने एक प्रकार से कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं। आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने बताया है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में आपको चर्चा करनी, मतलब कि आपने देखा होगा। तो कर्नाटक युद्ध की बात की तो कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए भाई, कुल मिलाकर के 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं। कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं। कर्नाटक युद्ध जो होते थे किसके बीच में, आपको पता होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी दो कंपनियां एक प्रकार से बड़ी टक्कर की थी और इन्हीं दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। कंपनियों को चूंकि क्या था यहाँ पर कि कंपनियां जो थी, फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी धाक यहाँ पर स्थापित कर ले जाऊँ और यूरोपीय लोग सोच रहे थे हम मैं भी स्थापित कर ले जाऊँ। इसके अलावा यूरोप में भी फ्रांस और जो खास करके इंग्लैंड था, इनके संबंध मधुर नहीं थे, यानी इनके संबंध में भी कटुता थी। तो कहीं न कहीं पे वह कटुता जो इंग्लैंड में चल रही, मतलब यूरोप में चल रही थी, वो कटुता कहीं न कहीं पे या इन कंपनियों पर भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि आप भारत में देखेंगे कि भारत में भी इन दोनों में एक प्रकार से कहीं न कहीं पे जो है चीज़ें चला करती हैं और युद्ध होता रहता है। तो एक प्रकार से कारण ये प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं इस संदर्भ में अंग्रेज़ों और यूरोपियों, मतलब अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के मध्य में। और जब एक प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध से क्या होता है कि भारत में क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है और कुल मिलाकर के फ्रांस यहाँ से एक प्रकार से उसकी जो सत्ता होती समाप्त हो जाती है और फ्रांसीसी शक्ति का प्रभुत्व कहीं न कहीं पे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है भारत में। और अब अंग्रेज़ों का साम्राज्य एक प्रकार से विस्तार से फैलने का प्रयास यहीं से शुरू होता है। 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। वैसे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले आपको लिखना है कि कुल मिलाकर के 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए किसके किसके बीच में, फ्रांसीसी कंपनियां और यूरोपीय कंपनियों के बीच में, मतलब कि यूरोपीय कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में 3 युद्ध लड़े गए खास करके, ठीक है। अब पहला युद्ध जो लड़ा गया था उसका प्रथम लिखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक, 1746 से प्रारंभ हुआ था, 1748 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध था। इसकी अगर खास करके बात की जाए तो इसका कारण ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, जिससे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में वहाँ पर भी विरोधी थे यूरोप में, और यही कारण है कि यहाँ पर भी तनाव पूर्ण संघर्ष बना रहता है। इसके अलावा घटना ये हुई कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध में, यानी फ्रांसीसी एक प्रकार से जो है ज़बरदस्त थे। फ्रांसीसियों का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा नेतृत्व बढ़ा था इसमें। इसके अलावा इसका प्रभाव ये पड़ा कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना होती है। और ख़ास करके प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये एक संधि के द्वारा ख़त्म हुआ था। उस संधि का नाम था एक्स ला सेपेल की संधि। तो एक्स ला सेपेल की संधि जो हुई थी 1748 में हुई थी और इसी संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। और इस संधि के बाद में क्या हुआ कि फ्रांस ने भारत में मद्रास अंग्रेज़ों को वापस कर दिया और बदले में फ्रांस ने अमेरिका में लुइसबर्ग अंग्रेज़ों से हासिल कर लिया। चूँकि अमेरिका में क्या था कि फ्रांसीसियों का कब्जा, मतलब फ्रांसीसियों का जो इलाका था लुइसबर्ग, उसको अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया था।
और भारत में क्या था कि जो है मद्रास जो अंग्रेज़ों का एक प्रकार से हुआ करता था, अंग्रेज़ों की कोठी थी, तो वहाँ पर कहीं न कहीं पे फ्रांसीसियों ने कब्ज़ा कर लिया प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। तो क्या हुआ, अदला-बदली कर लिया। एक्स ला सेपेल की संधि में क्या हुआ कि जो भारत में मद्रास इलाका है जिस पर फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से छीन लिया अर्थात कब्ज़ा कर लिया। अब जो फ्रांसीसी लोग जो हैं उसको दे देंगे, यानी अंग्रेज़ों को मद्रास दे दिया गया। और ख़ास करके लुइसबर्ग जो था अमेरिका का स्थान है, उसको अंग्रेज़ों से हासिल कर लिया किसने, फ्रांसीसियों ने। तो ये हो गई आपकी संधि के दौरान चीज़ें हुई। तो एक प्रकार से चीज़ें हुई। इसके अलावा सेंट थोमे या अडियार का युद्ध भी आपको यहीं पर 1746 में आपको देखने को मिलता है। चूँकि यह युद्ध जो है फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था, जिससे फ्रांसीसियों की जीत हुई थी खास करके। तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब थे उस समय अनवरुद्दीन, उनके बीच में युद्ध हुआ था और फ्रांसीसियों की जीत होती है इसमें। तो ये भी युद्ध कहीं न कहीं पे उसमें थोड़ा-सा भूमिका निभाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर ही आप देख सकते हो। तो एक प्रकार से ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की, थोड़ा-सा हमारे गले में प्रॉब्लम है इस समय, इसीलिए बहुत धीमे आवाज़ में आपको बताने का प्रयास, उतना जोश, उतनी ऊर्जा आपको नहीं दिखाई पड़ रही होगी आज की वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी आपको मैं हर एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, ओके। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में प्रारंभ हुआ युद्ध और चला कब तक? 1754 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और ख़ास करके इसका कारण ये था कि हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। दो गुटों में एक प्रकार से बटा हुआ था, चाहे हैदराबाद की बात करें, चाहे कर्नाटक की। जब मैं चैप्टर वाइज़ वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, उसमें आपने कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का चैप्टर नंबर 2 वीडियो डाला है, उसमें मैंने विस्तार से इन चीज़ों को समझाया है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हैदराबाद में क्या था? हैदराबाद में नासिर जंग ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था नासिर जंग को, और ख़ास करके फ्रांस का समर्थन प्राप्त था किसको? मुज़फ़्फ़र जंग को, ठीक है। और मुज़फ़्फ़र जंग जो था और नासिर जंग जो थी, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर के कि हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ब्रिटिश वाले समर्थन कर रहे थे, नासिर जंग बैठे, मतलब नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे, और मुज़फ़्फ़र जंग का समर्थन कर रहे थे फ्रांस के लोग, ठीक है। दूसरी बात, कर्नाटक में क्या था? अनवरुद्दीन जो था वो ब्रिटिश समर्थित था, यानी कि ब्रिटेन के लोग अनवरुद्दीन को समर्थन करते थे। और चूंकि अनवरुद्दीन को हरा दिया था फ्रांसीसियों ने अडियार के युद्ध में 1746 में, सेंटे थोमे का युद्ध बोला जाता है, उस युद्ध में, ठीक है। तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन जो था, इसको ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था, और चांदा साहब को किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस वाले जो है चांदा साहब का समर्थन कर रहे थे। तो एक प्रकार से ये चीज़, तो ये कारण था एक प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध होने का। इसके अलावा घटनाएं ये हुई कि मुज़फ़्फ़र जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने क्या करा? चूँकि मुज़फ़्फ़र जंग हैदराबाद का गद्दी चाह रहा था, चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी चाह रहे थे, दोनों का समर्थन कौन कर रहा था? फ्रांस के लोग। तो फ्रांस की सेना जो कंपनी की थी, चांदा साहब की और मुज़फ़्फ़र जंग की, इनकी संयुक्त सेना ने 1749 ईस्वी में क्या करा? अंबूर के युद्ध, यानी कि जो बेल्लोर के पास पड़ता है अंबूर, उसी के युद्ध में अनवरुद्दीन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अनवरुद्दीन कौन है? ये जब 1746 में युद्ध हुआ था सेंट थोमे का, फ्रांसीसियों ने एक प्रकार से कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसके बीच में हुआ था और फ्रांसीसी लोग जीत जाते हैं। तो एक प्रकार से दूसरी बार क्या करते हैं 1749 में, ये लोग क्या करते हैं कि जो है अंबूर का युद्ध होता है और उस युद्ध में अनवरुद्दीन को मार गिराते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, प्रथम स्तर पर फ्रांस की विजय होती है। और क्या होता है कि हालांकि क्या होता है कि बाद में अंग्रेज़ों ने मोहम्मद अली के साथ मिल करके चांदा साहब और फ्रांस को हरा करके कर्नाटक पर अपनी सत्ता स्थापित भी कर लेती है, ये भी चीज़ होती है बाद में। लेकिन फिर भी आप देखते हैं इसका प्रभाव ये पड़ा खास करके द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, कि जो है जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया। सलाबत जंग कौन है? सलाबत जंग की बात की जाए तो मैंने आपको बताया होगा सलाबत जंग के बारे में, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाया था तो उसमें मैंने बताया था सलाबत जंग के बारे में, ठीक है। सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा सलाबत जंग को जब हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया जाता है, निज़ाम उल मुल्क का छोटा बेटा था ये सलाबत जंग, ठीक है। मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये प्रभाव पड़ता है इस युद्ध का। इसके अलावा संधि एक होती है द्वितीय युद्ध को समाप्त करने के लिए, 1755 ईस्वी में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि जब होती है तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है।
और फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, और अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। कौन सा? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात की जाए तो 1756 ईस्वी में ये युद्ध प्रारंभ होता है और 1763 ईस्वी तक ये युद्ध चलता रहता है। ठीक है, यानी इसका कारण था कि यूरोप में चूंकि 7 वर्षीय युद्ध भी चल रहा था, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ हो चुका था, और कहीं ना कहीं पे उसका प्रभाव भारत की जो कंपनियां थीं उन पर भी पड़ा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, घटना ये हुई कि वांडीवास के युद्ध जो था, वांडीवास की युद्ध जो था वो कब हुआ था, 1760 ईस्वी में जनवरी के महीने में, और फ्रांसीसियों की हार हुई थी वहाँ पर, और सलाबत जंग से अंग्रेज़ों की संधि हो गई थी। तो ये घटना हुई तृतीय कर्नाटक युद्ध की। इसके अलावा प्रभाव क्या पड़ा इस कर्नाटक युद्ध का, तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था कि कर्नाटक और हैदराबाद में अंग्रेजी प्रभुत्व कायम रहा था। ठीक है, इसके अलावा संधि एक होती है पेरिस की संधि, पेरिस में संधि होती है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो वहीं पर एक संधि होती है 1763 ईस्वी में। उस संधि में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के युद्ध समाप्त जब हो जाता है, तो एक प्रकार से क्या करते हैं कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता एक प्रकार से अब समाप्त हो जाती है, और कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों का प्रभुत्व यहाँ पर हो जाता है। और इस प्रकार से अंग्रेज अपने आप में एक प्रकार से मुख्य रूप मतलब खुले होकर के एक प्रकार स्वतंत्र भाव से व्यापार कर सकते थे, क्योंकि अब उनका बाजार पर भी एकाधिकार पूर्ण रूप से हो चुका था, और राजनीतिक पीठ भी अपने स्थापित कर चुके थे। और इस प्रकार से वो उन लोगों ने एक प्रकार से अपना एक प्रकार से उत्तरी संघर्ष चल रहा था अभी तक 3 लोगों में। एक तो भारतीय राजाओं से अंग्रेजों का संघर्ष था, और एक जो है फ्रांस की कंपनी से संघर्ष था, और एक तो वो खुद था ही, यानी कि दोनों लोगों से त्रिसंघर्ष, यानी कि एक प्रकार से क्रिकेट टीम चल रही थी कि मान लो एक प्रकार से अगर बाहर करना है तो किसी एक को बाहर करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। तो दोनों को एक प्रकार से अब क्या होता है कि धीरे धीरे अब अंग्रेज जो है फ्रांस को भगा दिया। फ्रांस के बाद में क्या करेंगे कि अंग्रेज लोग धीरे धीरे भारतीय राजाओं में फुटमत डाल करके और उनसे एक प्रकार से आपस में भिड़वा करके और खुद मौज लेंगे, और इस प्रकार से क्या करेंगे, गुलामी में एक प्रकार से उसकी जंजीर में जकड़ लेंगे हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप सभी को पता होगा प्लासी के युद्ध के बारे में, कब लड़ा गया भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, बताएं सभी लोग। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, बताएं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सभी को पता होगा प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1700 कब लड़ा गया था, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1757 ईस्वी को बैटल ऑफ प्लासी, आप सभी को पता होगा, युद्ध होता है। और यह युद्ध कहीं ना कहीं पे एक पृष्ठभूमि और मजबूत कर देता है अंग्रेजों की, भारत में खास करके भारतीय राजाओं के प्रति। उनको पता चल गया आता है कि लंबी चौड़ी सेना भारत की भले ही ना हो, लेकिन अगर उनके मेन अंगों को अगर हम काट दें, मतलब कि जो उनके जो सेनापति हो गए, या फिर उन्हीं के एक प्रकार से जो राजा बनने के इच्छुक थे लेकिन राजा बन नहीं पाए, उनको अगर अपने में मिला करके और अगर हम आक्रमण करेंगे भारतीय राजाओं पर, तो वो हार जाएंगे। क्योंकि एक प्रकार से जब दोगलापन या एक प्रकार से वो हो जाता है, आप देखते हैं इसमें भी दोगलापन हो जाता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में वैसे आप से पूछा क्या गया यहाँ पर कि कब लड़ा गया, तो आप क्या लिखोगे, 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। क्लियर, इतना लिख देंगे। वैसे इसमें क्या हुआ था, जो है प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जो था उसने 950 यूरोपीय इसके पास थे पैदल चलने वाले, 100 यूरोपीय तोपची थे इसके पास, 50 नाविक थे, 2100 भारतीय सैनिक भी थे। तो एक प्रकार से ये इनके पास थे यूरोपियों के पास। जबकि आप देखते हैं जो है 22 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव भागीरथी नदी के तट पर जब स्थित प्लासी नामक गांव पहुंचता है, नवाब की जब सेना देखता है, 50,000 की सेना जो है एक साथ प्लासी पर पहले ही पहुंच चुकी थी, वहीं पर खड़ी थी। नवाब के जब साथ कुछ फ्रांसीसी तोपची भी थे खास करके। क्लाइव पहले तो नवाब की विशाल सेना को देख करके डर जाता है, उसके बाद में षड्यंत्र चूंकि कर रहा, पहले से षड्यंत्र उसने बना लिया था कि ऐसे करना है। नवाब जो था उसकी जो सेना का दाहिना भाग था वो राय दुर्लभ था। राय दुर्लभ एक प्रकार से खास करके और अपना बाद में हटा लेगा, और इसके बाद में जो बायां भाग था सेनापति मीर जाफ़र था, उसकी कमान में सब बायां एक प्रकार से सेना थी। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि दोनों जो है इनके दाहिना और बाएं हाथ जो माने जाते थे अंग्रेजों से जब मिले हुए थे, तो क्या होता है कि युद्ध के दौरान उन लोगों ने अपनी सेना को एक प्रकार से जो टुकड़ी थी उसको हटा लिया।
तो एक प्रकार से क्या हो जाता है कि अंग्रेज़ों लोग अब घबराहट अंग्रेज़ों की जो होती है दूर हो जाती है और 23 जून 1757 ईस्वी को केवल मीर मदान और मोहनलाल और फ्रांसीसी तोपची जो थी, इन लोगों ने मिल कर के ही युद्ध लड़ा और अपनी जान की बाजी लगाई, भीषण युद्ध लड़ा। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफ़र जो है को निष्क्रिय देख करके नवाब ने क्या करी, अपनी पगड़ी उतार करके उसके कदमों में रख देता है और संरक्षण की प्रार्थना करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि विश्वासघात करके युद्ध बंद करने की सलाह देता है। अगले दिन आक्रमण का वचन एक प्रकार से आप देते हैं, मतलब कि आता है, और नवाब ने युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया था। और उसी समय आप देखते हैं किलपेट्रिक के नेतृत्व में एक अंग्रेज टुकड़ी ने नवाब के वापस जाते सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और भगदड़ मच गई और खुद नवाब भी मुर्शिदाबाद भाग गए। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कई सारी चीज़ें होती इसमें, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध ना केवल एक युद्ध था बल्कि एक षड्यंत्र था। अगर खुल करके बोला जाए अगर खुल करके बोला जाए कि आखिरकार जो प्लासी का युद्ध था 1757 का, वो एक युद्ध ही नहीं था। वो क्या था? वो एक अंग्रेज़ों का एक षड्यंत्र था, एक कूटनीति थी उनकी, ठीक है। तो यही था। आगे बढ़ते हैं। अगला पूरा विस्तार से मैंने समझा, चैप्टर नंबर 3 में आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मराठों के पतन के कारण बताइए। मराठों के पतन के कारण आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बक्सर का युद्ध के बारे में पूछे तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था आपका 23 अक्टूबर 1764 में। और कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध की जो बची कुची चीज़ें थी, कि प्लासी के युद्ध में जिन चीज़ों पर अंग्रेज़ों ने अपना शोध नहीं कर पाए थे युद्ध के दौरान, वो शोध उन लोगों ने बक्सर के युद्ध में कर लिया 23 अक्टूबर 1764 को। और यहीं से एक प्रकार से वो एक प्रकार से फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती उनको। उनको लग जाता है कि भारत में राज करना बहुत आसान है और भारत को बंदी बना, मतलब कि भारत को एक प्रकार से गुलामी की जंजीरों में हम बड़े आसानी से जकड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। कई सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है आपका कि मराठों के पतन के क्या कारण थे? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मराठों के पतन के क्या कारण थे भाई? बताएं सभी लोग। मराठों के पतन के क्या कारण थे? बताएं सभी लोग। मराठों के पतन के कई सारे कारण थे, ठीक है। पहली बात तो ये कि मराठे लोग जो थे, चूँकि शिवाजी महान ने मराठों को स्वराज दिया था और पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठों को साम्राज्य दिया था। खास करके शिवाजी ने स्वराज्य दिया, बाजीराव पेशवा प्रथम ने क्या करा था? मराठों को स्वराज्य मतलब साम्राज्य प्रदान किया। और दोनों महाशक्तियों ने मराठों को एकता के सूत्र में बांधा था। और एक प्रकार से आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे पानीपत की पराजय मराठों के लिए गंभीर आघात होती है। बाद में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं और मराठा राज्य का स्वरूप एक प्रकार से थोड़ा सा ढीला ढाला संघ था। और कहीं ना कहीं पे इसमें कुछ ही लोग जो थे एक प्रकार से वो अपनी सारी चीज़ें कर रहे थे, बाकी पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष ये सब अंदर अंदर चल रहा था। इसके कई सारे कारण थे। आप लिख सकते हो पहला कारण इसमें मराठों के पतन का पहला कारण ये था कि एकता का अभाव था इनमें। मराठों में एकता का अभाव था, पारस्परिक विवाद एक प्रकार से इन लोगों में पारस्परिक युद्ध हुआ करते थे अपनी शक्ति के लिए। और एक प्रकार से इसका लाभ इनके शत्रु लोग उठा लेते थे। एक प्रकार से एकता के अभाव के कारण ही अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से फूट डालने में अंग्रेज लोग सफल हुए और भारत में आक्रमण कर करके एक प्रकार से फूट डाल करके और यहाँ पर शासन किया, ठीक। दूसरा कारण ये था मराठों के पतन का कि मराठा राज्य का स्वरूप जो है एक प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं पे आपको पता होगा। मराठों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन क्या हुआ कि यह एक राज्य सुसंगठित इनका नहीं था। इस राज्य का स्वरूप संघीय ने था और इस राज्य के विभिन्न सदस्य पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ ये सब हुआ करते थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता थी इन लोगों की और संयुक्त होकर के शत्रु से युद्ध नहीं कर सकते थे। पानीपत की पराजय का यही कारण था कि बेलेजली तथा जो हेस्टिंग्स था उसने मराठा राज्य के संघीय रूप से इनका लाभ उठा था, जो इनका संघीय यानी कि मराठा राज्य का जो स्वरूप था इसी स्वरूप का लाभ उठा करके और पराजित किया था, ठीक है। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण आप लिख सकते हो केंद्रीय शक्ति का अभाव। एक केंद्रीय शक्ति, एक नेतृत्वकर्ता का अभाव भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा चौथी बात ये थी मराठा एक प्रकार से पतन का कि उच्च आदर्शों का अभाव था। शिवाजी के काल में मराठों में धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के उच्च आदर्श थे। उन्होंने सादगी एक प्रकार से कर्मठता के साथ स्वतंत्रता के आदर्शों से प्रेरित होकर के मुगल सम्राट औरंगजेब से युद्ध किया, शिवाजी वगैरह ने। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके इन लोगों ने एक प्रकार से इसको ध्वस्त कर दिया, इनके वंशजों ने जो भी आए। पांचवा कारण कि दोषपूर्ण आर्थिक नीति बनाते थे ये लोग। इसके अलावा छठवीं बात ये थी कि
दोषपूर्ण सैनिक संगठन था। सातवीं बात ये कि दुर्बल नेतृत्व था इनका। आठवां कारण ये था कि एक प्रकार से भारतीय शक्तियों से शत्रुता भी ये लोग किया करते थे। और जैसे कि आप देखते हैं कि इनकी लूटमार की जो एक प्रकार से नीति थी, खास करके इनकी मराठों की, इनसे खास करके राजपूत जो थे, सिख थे, ये सभी लोग नाराज़ थे। और ख़ास करके आप देखते हैं इसी कारण से जो है इनकी सहायता भी बाद में एक प्रकार से नहीं करते हैं भारतीय राजा। ठीक है। इसके अलावा नौवां कारण ये होता है कि अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ कूटनीति थी। खास करके मतलब अंग्रेज़ों की श्रेष्ठ कूटनीति यानी मराठे कूटनीति के क्षेत्र में अंग्रेज़ों से निम्न थे और उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। नाना फडणवीस ने टीपू को नष्ट करने में अंग्रेज़ों की सहायता की थी और इसके बाद उसने निजाम पर आक्रमण करके उसे अंग्रेज़ों का शरण में जाने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इस प्रकार से कूटनीति तथा गुप्तचर प्रणाली में मराठे अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पा सकते थे। यानी अंग्रेज़ों की कूटनीति जो थी वो ज़्यादा श्रेष्ठ थी और मराठों की कम श्रेष्ठ थी। ठीक है। तो ये सब कई कारण थे जिसके कारण से मराठाओं का पतन होता है। इसके अलावा जागीरदारी प्रथा का विकास हुआ इनमें, ये भी एक प्रकार से था। इसके अलावा नाविक शक्ति का अभाव था, भौगोलिक ज्ञान का अभाव था मराठों को, दुर्बल प्रशासनिक व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों के श्रेष्ठ संसाधन थे और यही सब कारण कहीं न कहीं पे मराठों के पतन के कारण रहे हैं। और मराठों के पतन के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो जाता है। मराठा प्रभुत्व लगभग 1 शताब्दी तक रहता है, लेकिन यह वास्तविक प्रभुत्व कभी नहीं बन सका। अगर उन्होंने एक वास्तविक साम्राज्य स्थापित किया होता तो अंग्रेज़ों को सफलता नहीं मिल सकती थी। उनकी दुर्बलताओं के कारण से क्या हुआ कि अंग्रेज़ भारत में सर्वोच्च बनकर के साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं और एक प्रकार से हमारे ही एक प्रकार से लोगों ने कहीं न कहीं पे गलतियाँ करी, जिन गलतियों के कारण से हम लोग गुलाम बने। अगला कारण आप देखिएगा, पांचवा प्रश्न है आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? फटाफट से बताएंगे। आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आपसे पूछ रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर बात की जाए तो 1845 ईस्वी से लेकर के 1846 में लड़ा गया था ये। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 1848 तक 4 साल तक उसी बीच में युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था। तो आपसे कई कारण थे इस युद्ध होने के, खास करके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के, कि पहला कारण ये था कि जो है आयोग उत्तराधिकारी थे। युद्ध का सबसे पहला कारण यही होता है कि अगर कोई भी राजा होता है, अगर अयोग्य होगा तो एक प्रकार से युद्ध होगा। दूसरी बात ये है कि रानी जिंदन का संदेशा एक प्रकार से संदेहास्पद चरित्र था, चूँकि रानी जिंदन जो थी दिलीप सिंह की संरक्षिका थी और उनका चरित्र जो था वो सही नहीं था, विलास प्रेमी थी ये। ठीक है। और इसलिए उसके प्रेमी जो थे वज़ीर लाल सिंह, उनके प्रति लोगों का आक्रोश भी था और यही कारण था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी हो सकता है इस युद्ध का कि खालसा पंचायत का गठन था। राजाओं की अयोग्यता और दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर के सेना ने क्या करा था, खालसा पंचायत गठित कर ली थी और रानी जिंदन, लाल सिंह इसे पसंद नहीं किया करते थे। तो ये भी एक प्रकार से आंग्ल युद्ध सिख युद्ध के एक प्रकार से कारण हो सकते हैं पहला। चौथा कारण ये था कि खास करके पंजाब पर अंग्रेज़ों की गिद्ध दृष्टि थी। अंग्रेज़ की एक प्रकार से दृष्टि हर क्षेत्रों पर वैसे तो गिद्ध की टाइप की होती थी, लेकिन पंजाब पर कुछ अलग तरीके से उस समय थी। ठीक है। 1838 ईस्वी में क्या हुआ, आसबर्न ने लिखा कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद तुरंत पंजाब जीतना चाहिए। कंपनी बड़े बड़े ऊँटों को निगल चुकी है, ये तो केवल मच्छर मात्र हैं। ये पंजाब के बारे में बताने का एक प्रकार से एक पत्र के माध्यम से। ठीक है। तो पांचवा कारण ये रहा कि सिख सेना को भ्रम था। अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की हार से सिख सेना को ये भ्रम हो गया था कि अंग्रेज़ों को पराजित एक प्रकार से सिख सेना कर सकती है। तो इसीलिए जो है एक प्रकार से इनका भ्रम टूटा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। छठवां कारण ये था कि जो है अंग्रेज़ों की उत्तेजक कार्रवाई। लॉर्ड हार्डिंग जो था उसने पंजाब की सेना में 39,000 सैनिकों और 68 तोपों की वृद्धि कर दी। सतलज नदी पर पेंटून पुल बनाने हेतु 57 जो है नावें बम्बई से मंगवा ली और इससे क्या हुआ कि सिख लोग भयभीत हो जाते हैं। ठीक। और युद्ध का कारण बन जाता है।
सातवां कारण ये होता है कि युद्ध का एक प्रकार से तत्कालीन कारण भी कुछ रहे होंगे, जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, इसका तत्कालीन कारण ये था कि मेजर ब्राडफोर्ड की यह घोषणा थी कि सतलज के दक्षिण में दिलीप सिंह के सभी प्रदेश अंग्रेजों के अधीन समझे जाएंगे। और इससे सिख लोग क्या हो गए, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। और रानी जिंदन एवं लाल सिंह ने सेना को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर दिया। दिसंबर 1845 ईस्वी में सिख सेना ने सतलज नदी पार करी और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 13 दिसंबर का समय था 1845 ईस्वी को, लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार से इस युद्ध का एक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसकी घटना ये हुई कि मुदकी का युद्ध भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, फिरोज शाह युद्ध, ठीक है, बद्दोवाल और आलीवाल युद्ध, सुबराव युद्ध, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। और इसके बाद में क्या होता है, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को होती है और महाराजा दिलीप सिंह और गुलाब सिंह ने संधि वार्ता करी। और लाहौर की संधि ये थी कि महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण पूर्व में समस्त प्रदेशों से अपना अधिकार त्याग दिया। सतलज और ब्यास नदी के मध्य स्थित जो दुर्ग थे उससे दिलीप सिंह ने अपना अधिकार त्याग दिया और इन पर सभी पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। युद्ध क्या होता है इसमें कि अंग्रेज़ों ने महाराजा की सेना में 12,000 घुड़सवार और 25 पैदल बटालियन निश्चित कर दी। और आप वे सभी तोपें अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ों ने ले ली जो कि युद्ध में प्रयोग की गई थी। अंग्रेज़ सेना को पंजाब से गुजरने की इजाज़त मिली। महाराजा अब अंग्रेज़ों की इज्जत के बिना किसी भी यूरोपियों को अपने यहाँ नियुक्ति नहीं देंगे, अंग्रेज़ों के अलावा और किसी को नहीं नियुक्ति देंगे। कई सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के 16 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह के साथ अमृतसर में एक पृथक संधि की, जिसके तहत रावी और सिंध के बीच का कश्मीर प्रदेश 1 करोड़ में बेच दिया गया। तो एक प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं और भी बाद में भैरववाल संधि होती है, ठीक है। और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होता है 1848 में, 1849 तक चलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अस्थाई बंदोबस्त के लाभ बताइए। अस्थाई बंदोबस्त नहीं, एक प्रश्न आपका छठवां छूट रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपसे पूछ रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था खास करके मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि चूँकि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कब हुआ था, 1767 में, 1769 ईस्वी तक चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में होती है। उस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद में उन्हीं संधि का उल्लंघन वगैरह होता है। उसके बाद में खास करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए खास करके, तो क्या होता है कि एक पृष्ठभूमि समझिए, सॉरी, अंग्रेज़ों को एक प्रकार से जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने लड़ा और अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी एक प्रकार से भारत में और एक प्रकार से थोड़ा सा बढ़ जाती है अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियाँ थोड़ी अच्छी हो जाती है, कि अच्छी क्या, वो भारत में एक प्रकार से साम्राज्यवादी नीति का प्रचार एक प्रकार से अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। और भारत की जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से निडर हो जाते हैं अंग्रेज़ लोग, अब उनको कोई टेंशन नहीं होती है। तो एक प्रकार से अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ लोग एक प्रकार से मैसूर के प्रतिरोध का सामना करते हैं बाद में आकर के, करना पड़ता है इनको। 1767 से लेकर के 1799 ईस्वी के बीच में आप देखते हैं अंग्रेज़ों को हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने सशक्त चुनौती देते हैं। और 1767 से लेकर के 1799 के बीच में अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में खास करके 4 युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम 2 युद्धों में हैदर अली ने भाग लिया और द्वितीय युद्ध के अंतिम वर्षों में उनका पुत्र था हैदर अली का, टीपू सुल्तान, उसने भाग लिया। प्रथम युद्ध को छोड़ करके शेष में अंग्रेज़ों को सफलता मिलती है। पहला युद्ध केवल अंग्रेज़ लोग शायद हार जाते हैं, बाकी सभी युद्ध जो है वो जीतते हैं। तो एक प्रकार से ये होता है
पहला युद्ध एक प्रकार से तो यहाँ पर पूछा गया है, द्वितीय युद्ध पूछा गया, लेकिन पहला युद्ध भी थोड़ा समझ लीजिए। पहला युद्ध ये होता है, मतलब कारण ये था कि हैदर अली की विस्तारवादी नीति से अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को ये भय था कि हैदर अली कर्नाटक को जीतना चाहता है। हैदर अली ने आरकाट के नवाब मोहम्मद अली के बड़े भाई को शरण दी थी अब, और अंग्रेज़ों और हैदर अली का संघर्ष जो है अनिवार्य हो गया था। दूसरी बात ये कि हैदर अली के फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध थे। फ्रांसीसियों से उन्हें सैनिक सहायता भी प्राप्त हुआ करती थी हैदर अली को, और ख़ास करके आप देखते हैं वे उसकी सेना को प्रशिक्षण भी दिया करते थे फ्रांसीसी लोग हैदर अली को, ठीक है। और अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकना चाहते थे। अगर फिर से फ्रांसीसी लोग आ जाएंगे तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी, फिर इनका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा कंपनी का। तो एक प्रकार से अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि फ्रांसीसी अब ना आ पाएँ, और टीपू मतलब जो हैदर अली था ये कहीं ना कहीं पे उनको चाह रहा था, ठीक है, यानी अंग्रेज़ों से इनकी मित्रता थी। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेज़ जो थे हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम और मराठों से बात कर रहे थे। इससे हैदर अली को आशंका थी कि अंग्रेज़ उसके विरुद्ध इनको भड़का रहे हैं, और एक प्रकार से सारी चीज़ें होती है, युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध की घटनाएं ये होती है कि हैदर अली ने जो है शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया, बम्बई की सेना को पराजित करा और मंगलौर छीन लेता है अंग्रेज़ों को हरा करके। इसके बाद भयंकर विनाश करता हुआ सेना सहित मद्रास पहुंचता है ये, और मद्रास के अंग्रेज़ गवर्नर ने भयभीत होकर के हैदर अली से संधि कर ली 1769 ईस्वी में। चूँकि प्रथम युद्ध में क्या होता है, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें हार जाता है कौन, अंग्रेज़ लोग हार जाते हैं और ये हैदर अली जीतता है। फिर मद्रास की संधि करता है कौन, मद्रास की संधि जो गवर्नर था उसने मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि 1769 में हुई, और इसमें एक बताया गया, इसमें ये बात कही गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। हैदर अली और अंग्रेज़ों ने एक दूसरे को रक्षात्मक युद्ध में मदद देने का आश्वासन भी दिया। तीसरी बात ये हुई कि अंग्रेज़ों द्वारा कर्नाटक को मैसूर का करद राज्य स्वीकार किया गया। चौथी बात ये होती है कि मद्रास सरकार ने हैदर अली को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्रदान करी, और कर्नाटक, प्लासी, बक्सर के युद्ध में आप देखते हैं अंग्रेज़ों ने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी हैदर अली ने उसे धो करके रख दिया। यानी अंग्रेज़ों के लिए मद्रास की संधि अत्यधिक शर्मनाक सिद्धि होती है। तो यही कहीं ना कहीं पे उनके मन में अंग्रेज़ों के चल रहा होता है कि यार ये भारतीय मतलब इसमें भी बलशाली लोग पड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक प्रकार से अब क्या होता है, जब मद्रास की संधि होती है तो उसका 10 साल तक एक प्रकार से अंग्रेज और हैदर अली के बीच में कुछ एक प्रकार से तनातनी नहीं होती है, यानी शांति बनी रहती है। लेकिन क्या होता है, उनके संबंधों में कटुता जो होती है 1771 ईस्वी से आने लगती है, और इस कटुता का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता नहीं की। जब मराठों ने आक्रमण किया हैदर अली पर तो अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं प्रदान करी, और यही कारण है युद्ध का एक प्रकार से युद्ध का होना जरूरी हो गया। युद्ध का कारण ये था द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था, 1780 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1784 ईस्वी तक चला था। ये बात आप ध्यान रखें, तो कब तक चला था, 1784 तक, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, 4 वर्षों तक। इस युद्ध का एक प्रकार से बात की जाए आरंभ 1780 ईस्वी में हुआ था। इसके कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि माही पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो चुका था, ठीक है। दूसरा कारण यह था कि गुंटूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। तीसरा कारण मद्रास सरकार की अविवेकपूर्ण नीति भी कहीं ना कहीं पे इसका कारण बनती है। चौथा कारण ये हो सकता है हैदर अली और अंग्रेज़ों के हितों में विरोध भी चल रहे थे। त्रिगुट का निर्माण भी हो चुका था। त्रिगुट क्या था भाई, त्रिगुट का निर्माण, चूँकि अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध सबसे पहले कूटनीतिक कार्रवाई की थी, और इस प्रकार अंग्रेज़ों, निज़ाम और मराठों ने हैदर अली के विरुद्ध एक गुट का निर्माण करा था। हैदर अली ने कूटनीति के द्वारा अपने विरुद्ध बने जो त्रिगुट था, यानी अंग्रेज़, निज़ाम और मराठा, इनको तोड़ने में सफलता प्राप्त करता है। त्रिगुट कौन थे, अंग्रेज़, निज़ाम और मराठा, ये तीन एक प्रकार से मिले जुले थे, ठीक है। हैदर अली इन सभी के गुट को तोड़ देता है, ये त्रिगुट था, ठीक है। त्रिगुट के निर्माण से भी कहीं ना कहीं पे ये युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका कि अस्थाई बंदोबस्त के लाभ बताइए। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त के क्या लाभ हो सकते हैं, बताएं। अस्थाई बंदोबस्त खास करके औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था में खास करके अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीन व्यवस्थाएं बड़ी फेमस हैं।
अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा कि अस्थाई बंदोबस्त जो था इसका लाभ क्या हो सकता है। तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में इसका लाभ क्या हो सकता है। अस्थाई बंदोबस्त क्या था भाई, तो था ये कि अस्थाई बंदोबस्त में ये था कि लॉर्ड क्राइव और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। और लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है, तब उसने लगान वसूली का कार्यक्रम कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। हालांकि इससे क्या हुआ कि कंपनी की आमदनी में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कृषि व कृषकों पर इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। वारेन जो हेस्टिंग था, इसने बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू करी थी। इसके अनुसार क्या था इस व्यवस्था में कि सबसे अधिक लगान देने वाले को ज़मीन ठेके पर देने की व्यवस्था की गई थी। और यह व्यवस्था भी दोषपूर्ण सिद्ध होती है बाद में चल करके। इससे कंपनी के राजस्व में अस्थिरता आ जाती है, कृषि पर इसका बुरा असर पड़ता है। और शासन व्यवस्था में सुधार करने, विशेष रूप से राजस्व व्यवस्था को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कॉर्नवालिस था, इसने क्या करा कि इसने सर जॉन शोर की मदद से भू राजस्व व्यवस्था स्थापित ही नहीं करी, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने क्या करा, अंग्रेज भक्त जमींदारों की फौज ही एकत्रित कर डाली। और 1790 ईस्वी में खास करके एक व्यवस्था 10 वर्षों के लिए एक प्रकार से की गई थी, ये रही अस्थाई बंदोबस्त था। लेकिन क्या होता है 1793 ईस्वी में इसे अस्थाई कर दिया जाता है। ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बंगाल में 22 मार्च 1793 ईस्वी में इस्तमरारी यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू कर देता है। और जागीरदारी, मालगुजारी और इसके अलावा बीसबेदारी आदि नामों से इस जो है अस्थाई बंदोबस्त को भी जाना जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि कंपनी के द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रैयतों से एकत्र किया जाएगा। और एक प्रकार से ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और गांव से राजस्व एकत्र करने का काम कौन करेगा, जमींदार द्वारा एक प्रकार से नियुक्त अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था, मतलब उसका नाम हुआ करता, वो उस पद का नाम था अमला, ठीक है। तो सारी चीज़ें थी, यही सब व्यवस्था थी। इसका लाभ ये था खास करके अस्थाई बंदोबस्त का, यही तो पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त का लाभ क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्त के लाभ के बारे में बताऊं आपको। इसका लाभ ये था कि अस्थाई बंदोबस्त होने से सरकार की आय निर्धारित हो गई। दूसरी लाभ ये था, दूसरा इसका ये कि बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी जो थी उससे सरकार को मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि अस्थाई बंदोबस्त होने से जमींदारों को लाभ होता है और वे सरकार के स्वामी भक्त बन जाते हैं जमींदार लोग। और उन्होंने क्या करा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सरकार का समर्थन एक प्रकार से किया पूर्ण रूप से। जो जमींदार लोग थे, 1857 की क्रांति क्यों सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जो जमींदार लोग थे यानी जो बड़े बड़े लोग थे, वो पहले से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, अंग्रेजों के चाटुकार हो चुके थे। और अब वो चाटुकारिता कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के एक प्रकार से जैसे कुत्ते होते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं पे कि रोटी जिधर मिल रही थी उधर जा करके अपना सारा काम करो। और एक प्रकार से तो अपने मालिक को स्वयं थोड़ी ना कोई करेगा। तो वही सारी स्थिति हो चुकी थी। चूँकि ये कहना उचित ना होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, ऐसा पढ़ने को मिलता है, तो उसमें ये सारी बातें निकलती हैं कि इन लोगों ने पैसों के चक्कर में आकर के कि भाई थोड़ा सा मेरा भी लाभ हो जाएगा, कुछ 4 6 10 बीघे हमको भी मिल जाएंगे, इसी चक्कर में सारी चीज़ें होती गई। और आप देखिएगा कि इसका यही सारा क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह इसीलिए नहीं सफल हो पाया, मतलब विद्रोह कहना उचित ना होगा, यहाँ पर मैं स्वतंत्रता संग्राम बोलूँगा। 1857 की एक क्रांति नहीं है, 1857 का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारतीय सेनानियों के द्वारा, ठीक है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम सफल इसी कारण से नहीं हो पाया क्योंकि जो जमींदार लोग थे वो लोग अस्थाई बंदोबस्त के आने से पहले से ही क्या हो गए थे, माला माल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको भी चीज़ें मिल रही थी। चौथी बात ये थी कि चौथा लाभ ये हुआ कि अस्थाई बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अधिक समय मिलने की वजह से लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे, ठीक है, ये भी लाभ था। अगला ये लाभ था कि सरकार को तय राशि देनी होती थी और कृषि सुधार और भूमि सुधार से जमींदारों को अधिक लाभ हुआ करता था। और यही के सारे कारण थे एक प्रकार से कि ये व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। अस्थाई बंदोबस्त के दोष भी रहे हैं क्योंकि भूमि कर की राशि काफ़ी अधिक निर्धारित की गई थी अस्थाई बंदोबस्त में, जिसका एक प्रकार से जिसे ना चुका सकने पर जमींदारों की भूमि को बेच करके यह राशि वसूल कर लेते थे अंग्रेज लोग।
दूसरा इसका हानि मतलब दोष ये था कि अस्थायी बंदोबस्त किसानों के हित को ध्यान में रख करके लागू नहीं किया गया था। ये अधिकाधिक राशि को वसूल यानी जो पैसा है उसको कमाने के चक्कर में किया गया था। किसानों के साथ जमींदारों के द्वारा कठोर व्यवहार किया जाता था, क्योंकि अगर जमींदार लोग कर वसूल करके नहीं देंगे तो उनका खेत बिकेगा, उनकी ज़मीन जाएगी। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा एक प्रकार से जमींदार लोग किया करते थे। तीसरा कारण ये था मतलब कि तीसरा दोष ये है इसका अस्थायी बंदोबस्त का कि सरकार ने कृषि सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। चौथा इसका दोष ये है कि अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को आलसी और विलासी बना दिया। इसी कारण से जमींदार लोग एक प्रकार से अब आलसी हो चुके थे। तो ये भी एक दोष है। इसका दोष ये भी है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का कि खास करके अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्गों का निर्माण कर दिया, एक जमींदार वर्ग और कृषक वर्ग। यानी यही से आप देखते वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगी, यानी शत्रुता भी हो जाती दोनों वर्गों में। जमींदार को लोग एक प्रकार से अब अंग्रेजों को कम दुश्मन लोग समझ रहे हैं, जमींदारों को लोग दुश्मन ज़्यादा समझ रहे हैं, क्योंकि जमींदार लोग ही कर वसूल रहे थे। ठीक है, तो अब जमींदार वर्सेस क्या हो गया, कृषक हो गया। अभी तक जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग एक प्रकार से सारी चीज़ें कर रहे थे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कृषक अब जमींदारों के प्रति एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उग्र रूप धारण कर रहे हैं। तो एक प्रकार से तो विद्रोह की नींव पड़ जाती है। ठीक है, और अगला कारण ये रहा, मतलब और भी तमाम सारे हानि है इसके। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हानियाँ हैं इसके, और लाभ भी मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, बताइए सभी लोग। पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पुनर्जागरण आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, इंडियन जो है रेनेसेंस जिसको बोलते हैं। तो खास करके भारतीय पुनर्जागरण में बहुत सारे विद्वानों का नाम आता है, बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात की जाए, इसके अलावा जो है एम.जी. रानडे की, श्रीमती एनी बेसेंट की। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा दयानंद सरस्वती जी हो गए, उन्होंने वेदों की और लौटों का नारा भी दिया। हेनरी बिबियन एक प्रकार से हो गए, तमाम सारे लोग हैं, राजा राम मोहन राय हो गए। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक, तो कई रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहीं ना कहीं पे अपने जो है रचनाओं के माध्यम से सारी चीज़ें भारतीय पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा दे रहे। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो एक प्रकार से जो है कारण थे, उसमें कई सारे कारण हैं। खास करके पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा था। उस समय भारतीय पुनर्जागरण का कारण पहला ये था कि पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, अंग्रेज भारत में अपने साथ पाश्चात्य सभ्यता भी लाए थे, और भारतीय वैज्ञानिक आविष्कारों, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रांति से परिचित हुए भारत के लोग। अंग्रेज यह भी एक प्रकार से जान गए कि शून्य का आविष्कार, दशमलव पद्धति, अंक पद्धति, खगोल शास्त्र आदि की प्रगति पहले ही भारत में हो गई थी, और भारतीयों से रोम ने इसे सीखा था। खास करके रोम से पश्चिम जगत ने इसको सीखा, यानी कि शून्य का आविष्कार हुआ, दशमलव पद्धति या अंक पद्धति, खगोल शास्त्र, ये सब भारतीयों से सीखा। कहाँ के लोगों ने, रोम के लोगों ने, रोम के लोगों से सीखा, पश्चिमी लोगों ने, यानी पाश्चात्य लोग जो हैं, जो आजकल एक प्रकार से सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये भी एक कारण रहा। दूसरा कारण ये हो सकता है पुनर्जागरण का, अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संपर्क। जो अंग्रेजी शिक्षा आई, पाश्चात्य संपर्क हुआ, इससे लोगों को एक प्रकार से पता चलने लगा सारी चीज़ें देश विदेश के बारे में। अंग्रेजी सीख करके भारतीय आंग्ल साहित्य के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, पाश्चात्य दार्शनिकों की विचारधाराओं को पढ़ने लगे। भारतीय ICS परीक्षा देने एक प्रकार से विदेश जाने लगे, और एक प्रकार से वहाँ पर चयनित होने लगे, तमाम सारी चीज़ों को जानने लगे, और भारतीय पुनर्जागरण की एक प्रकार से उत्पत्ति यहाँ से भी आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर मैं क्या एक प्रकार से अगर खास करके जो विदेशी विचारधारा है उसको एक प्रकार से, अगर ये नहीं कि भाई पैंट बूशर्ट और टाई पहन लेने से आधुनिकता है पुनर्जागरण नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति भी एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक प्रकार से अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद पुनर्जागरण एक प्रकार से, उनके इतना ज्ञानी कौन था, उनके जैसे भारत की कल्पना कौन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कई सारी चीज़ें हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से ही सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन एक कारण आप लिख सकते हो। तीसरा कारण ये आप लिख सकते हो कि ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत आना। ठीक है, वो लोग भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कई सारी चीज़ें, धार्मिक जो आडंबर था, धर्मांधता थी, कुरीतियाँ थी, उनसे भी लोगों को पता चला।
ठीक है, कई सारे धर्मों के बारे में लोगों को पता चला, तो इससे धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उससे लोगों का ध्यान थोड़ा-सा हटा। चौथा कारण ये हो सकता है कि जो है जो छपाई मशीन, प्रेस, पत्रिकाओं का विकास होने लगा, ठीक है। पाँचवाँ कारण ये था कि जो पाश्चात्य मतलब प्राच्य संस्कृति थी, उसकी एक प्रकार से विशारदों की भूमिका, यानी कि भारत में आप देखते हैं अपनी सत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिश न्यायाधीशों को भारतीय दीवानी मामले सुलझाने में परेशानी हो रही थी, और उन लोगों ने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए खास करके भारतीय विधि संहिता से के ग्रंथ जो मनुस्मृति माना जाता है, उसको एक प्रकार से ए कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से अनुवाद करवाया था। तो उसको पढ़ कर के पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को देख कर के खलबली मच जाती है। तो कहीं न कहीं मनुस्मृति कोई एक प्रकार से वैसी पुस्तक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। लेकिन कुछ लोग जो है उसको नहीं अच्छी मानते हैं, लेकिन ज़बरदस्त पुस्तक है। जब खास करके इन लोगों ने देखा, पढ़ा इसको, भारतीय ग्रंथ का अनुवाद किया, तब उन लोगों को पता चला। इसके अलावा विलियम जोन्स ने जो है आपको पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, गीता, इन सभी का अनुवाद करवाया। तो ये सब कहीं न कहीं पे जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आप देखते हैं कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। तो ये सब कहीं न कहीं पे भारतीय संस्कृति के उच्च मानकों के समकक्ष नतमस्तक हो जाते हैं अंग्रेज लोग। उनको पता था कहीं न कहीं पे अगर ये भारतीय अपनी गौरवान्वित जो है इतिहास को जान सकेंगे, बस भारत में क्या है कि केवल पंडित जी ही संस्कृत पढ़ेंगे ना, और तो किसी को पढ़ना नहीं है, और लोग पढ़ने से दूर भागेंगे। भारत में जो संस्कृत के काव्य या ग्रंथ जो लिखे हैं, उनको पढ़ना तो आपको है नहीं, बस केवल टिप्पणी करना है उस पर, तर्क करना है, दुनिया भर का ज्ञान देना है बैठ कर के व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको अपने जो साहित्य है, अपना जो ग्रंथ है, अपने जो वेद है, पुराण है, धर्मशास्त्र हैं, उनको थोड़ा-सा अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अपनी भारतीयता क्या थी। लेकिन कुछ लोग क्या थे, बस केवल अंग्रेजी शिक्षा पा करके, उसमें भी ज्ञान उस समय भी एक प्रकार से झोंक रहे थे कि सारा ज्ञान केवल पाश्चात्य जगत से ही आया। पाश्चात्य वाले ही बोल रहे थे, लॉर्ड मैकाले बोल रहा था, कह रहा था कि किसी एक पुस्तक को उठा लो यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में रखी हुई, और उसकी बराबर पूरा एक प्रकार से भारत का ज्ञान है समूचा। ऐसा तुलना कर रहा था भारतीयों का। अब उसको कौन समझाता? क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी बीच में नहीं थी, हम लोग आलसी हो चुके थे। हम लोग अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाह रहे थे। आज भी हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आज हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, आज तो खैर अब धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा लोग पढ़ने लगे हैं, और इसी प्रकार से पढ़ने लगेंगे धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अच्छी संस्कृति एक प्रकार से, अच्छी संस्कृति इंग्लिश बोल लेने में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छी सभ्यता वो नहीं है कि जो अंग्रेजी बोल ले, फ्रेंच बोल ले, ठीक है? अच्छी सभ्यता ये है कि अपनी भाषा में बोलते रहें और अपनी संस्कृति को बचाए रहें। ये बात है, ठीक है? मानवतावाद को सर्वोपरि रखते हुए, ऐसा नहीं जातिवाद एक प्रकार से इसको ख़त्म करने का प्रयास, मतलब कि ये ना हो कि भाई कोई किसी को छूने से एक प्रकार से कोई अपवित्र हो जाए। ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नष्ट होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। जो बुराइयाँ हैं उनको नष्ट करें, और जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाएँ, उनमें उसमें आपका योगदान होना चाहिए, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें होती गईं, कई सारे कारण हैं और भी। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम क्या था भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम आप सभी को पता होगा। 1857 का जब विद्रोह मतलब कि क्रांति होती है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद से क्या होता है कि एक 1858 का अधिनियम आता है, ब्रिटेन की संसद में एक प्रकार से पास होता है। फरवरी 1858 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जो है पारमस्टन थे, उन्होंने संसद में इंडिया बिल पारित करने की सिफारिश करी, और पारमस्टन मंत्रिमंडल टूट जाता है और लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसी बीच डर्बी कैबिनेट के वित्त मंत्री डिजरौली ने एक नया विधेयक इंडिया बिल जो है कॉमन सभा में प्रस्तुत किया, और ख़ास करके इस तरह क्या होता है, 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित होता है, जो कि आगामी 62 वर्ष तक भारतीय प्रशासन का आधार बना। 1858 ईस्वी का अधिनियम ये था कि भाई चूँकि अब कंपनी के हाथों से शासन को छीन करके अब अंग्रेज की जो सरकार थी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया 1858 ईस्वी में। खास करके 1858 ईस्वी में कई सारे प्रावधान थे। पहला प्रावधान ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि अब ब्रिटेन की महारानी जो होंगी वो शासन संभालेंगी। दूसरी बात ये कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगेगा 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद में। तीसरी बात ये हुई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकारी मतलब सभी अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए जाएंगे। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जिसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य नियुक्त किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और शेष 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार किया करती थी। और इन सदस्यों के मतलब खास करके आधे से अधिक इन सदस्यों में मतलब आधे से अधिक के लिए यह शर्त रखी गई थी कि वे भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों तो वो सदस्य रहेंगे। ठीक है। चौथी बात ये थी 1858 ईस्वी के अधिनियम की कि भारत सचिव और उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोष से ही दिया जाएगा। ये बात भी बताई गई नहीं कि भारत का राजकोष जो होगा वहीं से इनकी खर्चा वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा संभावित जनपद सेवा में नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता के द्वारा दी जाने लगी। और इसके अलावा जिसके लिए राज्य सचिव ने जनपद आयुक्तों की मदद से निगम भी बनवाए थे। तो कई सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगला प्रावधान ये किया गया कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात क्या होता है, 1784 ईस्वी का पिट जो है एक प्रकार से इंडिया मतलब कि जो है पिट एक्ट जो है उसके द्वारा स्थापित जो द्वैध शासन है उस पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। और डलहौजी की जो हड़प की नीति थी वो भी एक प्रकार से अब अप्रभावी हो जाती है, अब वो नीति नहीं काम करेगी, ये बात भी बताई गई। तो कुल मिलाकर के 1858 ईस्वी में सामग्री द्वारा भारत की बागडोर संभालना केवल एक औपचारिकता ही थी। ठीक है। और इसको केवल एक दिखावा तरीके से था, बाकी पहले से ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के एक्ट तक क्राउन का कंपनी पर शिकंजा लगातार कसता ही गया था। और इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार के पास बहुत समय से निर्णायक शक्ति थी और भारत में जो कुछ किया गया या नहीं किया गया उसकी जिम्मेदारी उस पर ही थी। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये केवल दिखावा था कि भाई कंपनी गलत काम कर रही है अब मैं संभालूंगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें बस केवल दिखावा था, भारतीय सहानुभूति बटोरना था। लेकिन इससे पहले से ही कंपनी जो कर रही थी वो उसी के एक प्रकार से बताए हुए मार्ग पर चल रही थी। ठीक है। तो यही था 1858 का अधिनियम। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका 1919 ईस्वी के अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे। 1919 ईस्वी का अधिनियम के बारे में आपसे पूछ रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे 1919 का अधिनियम के बारे में। ठीक है। 1919 का अधिनियम बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, क्या है 1919 का अधिनियम, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। 1919 ईस्वी का अधिनियम को क्या बोलते हैं। 1919 ईस्वी का जो अधिनियम है इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 बोलते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। और 1909 ईस्वी का जो एक्ट है उसको मार्लियामेंटी जो है सुधार बोलते हैं। ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी का। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि 1919 ईस्वी के अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था। मुख्य प्रावधान के बारे में पूछा गया है। तो 1919 का जो अधिनियम था, भारत मंत्री, भारत के राज्य सचिव मॉन्टेस्क्यू की बात की जाए, भारत सचिव था, राज्य सचिव था, प्रधानमंत्री मतलब भारत मंत्री था। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या मतलब कि मॉन्टेग्यू ने क्या करा कि 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा पर आधारित था यह 1919 का अधिनियम। और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 दिसंबर 1919 को पारित किया था। 23 दिसंबर 1919 को सम्राट ने इसको अपनी स्वीकृति दी थी और इसने गृह सरकार तथा भारत सरकार दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे 1919 के अधिनियम ने। इस अधिनियम की प्रस्तावना ये थी कि अधिनियम की प्रस्तावना खास करके 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा में बताई गई थी। पहली बात ये थी कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना था। दूसरी बात ये थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी थी। तीसरी बात ये थी कि इस उत्तरदायी सरकार को क्रमशः स्थापित किया जाना था। तीसरी बात ये थी चौथी बात ये थी कि इसके लिए भारतीयों को विभिन्न विभागों से संबंध करना था और धीरे धीरे स्वायत्त शासन आना चाहिए था, ये भी बात बताई गई। इसके अलावा प्रांतों में स्वायत्त शासन बढ़ाना और उन्हें अधिकाधिक केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त करना ये भी था। और कुल मिलाकर के 1919 के प्रावधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में सरकार ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार सुधार का कार्य किया जाएगा। कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। 1919 का अधिनियम एक प्रकार से आप देखते हैं आगे चल कर के 1935 ईस्वी का अधिनियम भी आता है। ठीक है।
और ख़ास करके वहीं से लगभग 100 से अधिक संविधान के 1919 का जो अधिनियम है इसके कई सारे दोष भी थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका दोष ये था कि केंद्र में उत्तरदायी किसी भी रूप में स्थापित एक प्रकार से नहीं किया गया। अन्य वर्गों को पृथक निर्वाचन देकर सांप्रदायिकता में वृद्धि करी गई इसमें, इसके द्वारा। इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई और इससे क्या होता है कि स्वशासन स्थापित नहीं हुआ। इसकी सभी ओर से आलोचना होने लगी। 1919 के अधिनियम की जो द्वैध शासन किया इन लोगों ने, 1935 के अधिनियम में इस त्याग मतलब कि जो द्वैध शासन था इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। देखें, अगला है आपका केवल 5 प्रश्न करने हैं, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ठीक है। और 8 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल 5 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कश्मीर में भारत में विलय पत्र मतलब कि कश्मीर के भारत में विलय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्योंकि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, 3 जो विरासत मतलब कि जो एक प्रकार से वो थी विरासतें थीं, ये नहीं मिलना चाह रही थी भारत में। जब भारत का एक प्रकार से विलय हो रहा था, मतलब जो 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी को चाह रहे थे कि सभी लोग भारत में मिल जाएं, तो ये लोग नहीं मिल रहे थे। तो खास करके कश्मीर को एक प्रकार से महाराजा हरी सिंह थे वहाँ के राजा, हिंदू राजा थे, तो उन्हीं के बारे में चीज़ें हैं, चर्चा कर लेंगे किसी दिन हम टाइम पाएंगे। ओके, आज तो उतना टाइम बचा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के कारणों पर चर्चा करें संक्षेप में। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा के क्रमिक विकास का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, कृषि के व्यावसायीकरण के मतलब कि प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि बंगाल के विभाजन के पीछे कर्जन का क्या उद्देश्य था, लॉर्ड कर्जन का क्या उद्देश्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे, इन सभी प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, लॉर्ड लिटन के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका जो आ रहा है ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों की बात की तो 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंड 7 से, ठीक है। 500 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है, एक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शक्ति के आगमन एवं सफलता की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर के कथन है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बक्सर का युद्ध जो था खास करके प्लासी के जो अपूर्ण कार्य था अंग्रेजों के लिए, उसको पूर्ण करने का काम किया। और यहीं से आप देखते हैं अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है और एकाधिकार तरीके से वो व्यवसाय भी करते हैं और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है, रैयत बाड़ी और महालबाड़ी बंदोबस्त का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज पर पाश्चात्य विचारों और शिक्षा के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा लगी है तो आप इन प्रश्नों को अपनी जो आपकी अगर सीरीज वगैरह है तो आप उनमें ज़रूर एक बार देख करके आसानी से जाएंगे। ओके, बाकी एक वीडियो मतलब कि और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूँगा। मैं इसी को एक प्रकार से आपको बता दूं कि एक जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी देने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ एक यूनिवर्सिटी है उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जल्द ही मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के तैयार कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी की हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव अपलोडेड है, हिंदी का अपलोडेड है और एक प्रकार से सोशियोलॉजी का अपलोडेड है, सभी का लगभग अपलोडेड है। और जल्द ही और भी जो नई इकोनॉमिक्स का है, होम साइंस का अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। और बाकी इसका इतिहास के दोनों, इतिहास का, साइकोलॉजी का, इन सभी का जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये एक प्रकार से पंच परमेश्वर कहानी है, इसको भी देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य का बहुत बढ़िया एक प्रकार से तरीके से आपको पंच परमेश्वर कहानी समझ में आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ सभी लोगों को, गुड नाइट। ओके, धन्यवाद।